नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमोहन ज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे अपनी वीडियो में पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में काफ़ी चीज़ें देखी थी, लेकिन और कुछ टेक्निकल एरर के कारण हमारा वो वीडियो पूरा नहीं आ पाया था। तो जितना हमारे उसके पॉइंट बचे थे उसको आज हम कवर कर लेंगे इस क्लास में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था पारिस्थितिकी होता क्या है, इकोलॉजी, और पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम होता क्या है। हमने देखा था इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। हमने देखा था इकोलॉजी का जो वर्ड था उसका सबसे पहले यूज किसने किया, शब्द का इकोलॉजी शब्द का रेटर ने 1865 में, फिर हेकल ने 1869 में। हमने देखा पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने दी थी, एजी टॉमसन ने 1935 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने बात करी थी आपका फूड चेन की। हमने देखा था और सबसे पहले उत्पादक होते हैं, उसके बाद उपभोक्ता, प्रथम प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, उसके बाद आपका अपघटनकर्ता। यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसी के साथ हमने देखा था कि पारिस्थितिक तंत्र के संगठक क्या क्या होते हैं, जैविक संगठन, अजैविक संगठन के बारे में हमने बात करी थी वहां पर आप, और एक ऊर्जा संगठक की बात करी थी। तो आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे कि इकोटोन क्या होता है, संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। ठीक है दोस्तों, जहां से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे यहां पर आपका किसकी, इकोटोन कि इकोटोन चीज है क्या। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको सिंपल से ग्राफ से समझते हैं। जब दो पारिस्थितिक तंत्र एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो आपका क्या कहलाता बनाते हैं, वो क्षेत्र क्या बनता है, इकोटोन बन जाता है। सिंपल सी बात। मान लीजिए ये आपका घास का मैदान था, मैंने आपको लास्ट क्लास से बताया था पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिकी के, मैंने आपको बताया था इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। मैंने कहा था इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे सबसे समुद्र की बूंद, एक जो है पानी की बूंद है आपका एक इकोसिस्टम है, और इतना बड़ा विशाल समुद्र सागर भी आपका क्या है, एक इकोसिस्टम है। तो यानी कि इकोलॉजी की का एक भाग है कौन, इकोसिस्टम, जो क्या है एक सुनिश्चित क्षेत्र में सीमित है। ठीक है दोस्तों, हमने इसकी विशेषता में देखा था सुनिश्चित क्षेत्र। उसी प्रकार मैंने बताया, देखिए एक इकोसिस्टम है घास का मैदान, और यही दूसरे इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं हम, जंगल यानी कि वन। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आपका ये क्षेत्र है जहां पर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। ठीक है, यहां पर घास का मैदान एक अपने में पारिस्थितिक तंत्र था, एक इकोसिस्टम था। वन यानी कि जंगल अपने आप में एक इकोसिस्टम है, खुद एक इकोसिस्टम है। दोनों ने जहां पर एक दूसरे को ओवरलैप किया, जहां पर मिले वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका इकोटोन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां से एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आपका संख्या पिरामिड क्या चीज है। ठीक है, देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम संतुलित कब होता है, मजबूत कब बनेगा, यानी कि इकोसिस्टम संतुलित और मजबूत कब होगा, ये तब संतुलित और मजबूत होगा जब इसमें बनने वाला संख्या पिंड क्या हो, संख्या पिरामिड क्या हो, आपका विस्तृत होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि इसका संख्या पिरामिड क्या हो, सीधा बने। जैसे देखिए, इसको हम पिरामिड के जरिए समझेंगे। संख्या पिरामिड इकोसिस्टम में होता क्या है। ठीक है दोस्तों, अगर ये संख्या पिरामिड सीधा बना है तो आपका ये इकोसिस्टम क्या है, मजबूत और संतुलित होगा। ठीक है, इसको देखते हैं हम। ये है आपका उत्पादक, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। इससे पहले जो हमने इकोसिस्टम का जो वीडियो पढ़ा है उसमें सारी चीजें बता चुका हूं आपको। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ सके। और इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता की। मैं बता चुका हूं उत्पादक क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं, और जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, शिकार करते हैं जो इनका, वो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये देखिए पिरामिड कैसा बना है, इसको नीचे को जाके विस्तृत हो रहा है। ठीक है, उत्पादक कहने की बात करें तो मान लीजिए पौधे, पेड़ पौधे के आपका उत्पादक हैं। तो यहां पर हमें क्या चीज देखने को मिल रही है, हमें चीज देखने को मिल रही है कि किसी भी इकोसिस्टम में उत्पादक की संख्या अधिक होनी चाहिए। सबसे अधिक संख्या किसकी होनी चाहिए, उत्पादक की, उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता की, और उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता की। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, एक संख्या पिरामिड है। जब उत्पादक की संख्या सबसे अधिक, प्राथमिक उपभोक्ता की उससे कम और द्वितीय उपभोक्ता की उससे कम होगी तो ये पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उत्पादक पौधे हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता आपके क्या हो गए, हिरन।
अब अगर इन पौधों की संख्या कम हो गई और ये हिरन की संख्या ज्यादा हो गई, तो ये हिरन क्या करेंगे, इन सारे पौधों को खा देंगे, ये सारे पौधे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इन हिरन के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अगर पौधे खत्म तो हिरन भी खत्म, और हिरन अगर खत्म तो द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता क्या है, मांसाहारी है। मैं लास्ट क्लास से बता चुका हूं। तो देखिए, जैसे अगर ये चीजें हो गई तो फिर इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्या होता है, पिरामिड को हमेशा कैसा बनना चाहिए, सीधा बनना चाहिए। यानी कि संख्या पिरामिड कैसा बनना चाहिए, हमेशा सीधा बनना चाहिए। संख्या पिरामिड अगर सीधा बनेगा, इसका मतलब क्या है, इकोसिस्टम आपका मजबूत और संतुलित है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद ऊर्जा पिरामिड की बात करेंगे। ऊर्जा पिरामिड इकोसिस्टम में क्या चीज है और ये कैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, इकोसिस्टम में ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, और इकोसिस्टम में संख्या पिरामिड को सीधा बनना अति आवश्यक है। अगर ये संख्या पिरामिड सीधा नहीं बनेगा तो इकोसिस्टम का विनाश हो जाएगा, और जो भी इकोसिस्टम होगा वो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। संख्या पिरामिड की अगर हम ऊर्जा पिरामिड की बात करें, यह है हमारा ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड की अगर हम बात करें, देखिए सेम उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। इसमें क्या होता है, ये हमने देखा उपभोक्ता, उत्पादक। सूर्य से पेड़, उत्पादक कौन थे, पेड़ पौधे। सूर्य से पेड़ पौधे ने एनर्जी प्राप्त करी, तो ये आपका क्या है, उत्पादक है। तो ये 100 एनर्जी किसकी है, ऊर्जा किसकी है, पेड़ पौधों की। और इसके बाद जब नेक्स्ट चरण आएगा, जब द्वितीय चरण आएगा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता का, तो जो पेड़ पौधों की 100 एनर्जी है उसका 10% किसके पास जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता के पास, नेक्स्ट चरण में, प्राथमिक उपभोक्ता के पास। ठीक है, यानी कि हमेशा याद रखिए, जितने भी चरण बदलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, एनर्जी का 10% आगे को बढ़ते जाएगा। पेड़ पौधों ने सूर्य से प्राप्त करी 100, इसका 10% मिला किसको, प्राथमिक उपभोक्ता को, यानी कि आपका 10। और ये द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को कितनी एनर्जी मिली, 10%। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता की ऊर्जा का 10% किससे प्राप्त हुआ, द्वितीय उपभोक्ता को प्राप्त हुआ, यानी कि उनकी एनर्जी हमें देखने को मिली 1। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जितना भी एनर्जी दूसरे चरण में जाती रहेगी, उसका पहले चरण से केवल 10% क्या होगा, आगे चरण में बढ़ेगा। तो ये क्या है आपका, देखिए ऊर्जा का प्रवाह, ये हो रहा है आपका ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, तो देखिए सूर्य से लेकर द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता का ऊर्जा का प्रभाव ऐसे होगा, 10-10% उसमें क्या होगा, आगे बढ़ती जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, अब इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। देखिए इकोसिस्टम मुख्यतः 2 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। एक प्राकृतिक और दूसरा मानव द्वारा बनाया गया, या सबको कह लीजिए कृत्रिम। ठीक है, एक होते हैं प्राकृतिक इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा आपका मानव द्वारा बनाए गए पारिस्थितिक तंत्र। जैसे प्राकृतिक की हम बात करें, प्राकृतिक इकोसिस्टम मतलब जो पर्यावरण में प्रकृति के द्वारा पहले से दिए गए हैं, जिनको किसने बनाया है, नेचर ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। जैसे समुद्र, ठीक है, वन, घास का मैदान इत्यादि। ठीक है, ये क्या है, प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। और ये क्या है आपका, मानव द्वारा बनाए गए, जैसे खेत, प्रयोगशाला। ठीक है, अब देखिए खेत की हम बात करें, कृषि के क्षेत्र में प्रयोगशाला की बात करें, तो मनुष्य द्वारा वहां पर खेती की जा रही है। मनुष्य द्वारा हल चलाया गया, जमीन को खोदा गया, बीज डाला गया, उर्वरक डाले गए, खाद डाले गए, तब जाकर वहां पर क्या बना, एक इकोसिस्टम बना खेत के रूप में। तो बनाया किसने हो, मनुष्य ने बनाया। तो ये क्या है आपका, कृत्रिम इकोसिस्टम है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सा मनुष्य द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है, और निम्न में से कौन सा प्राकृतिक इकोसिस्टम है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने बात करी किसकी, कितने प्रकार के इकोसिस्टम हम देखने को मिलते हैं। यहीं पर हमने बात करी, देखिए समुद्र एक इकोसिस्टम में, मैंने बताया आपको समुद्र। तो हमेशा याद रखिएगा, जो समुद्र है आपका, वो सबसे बड़ा और सबसे स्थायी इकोसिस्टम माना जाता है। सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन है आपका, समुद्र है। क्यों, उसका रीजन देखिए। मान लीजिए कि ये एक समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र के इस कोने में, इस छोर में जो जीव जंतु पाए जाएंगे, जो भी सौपोषी, परपोषी या फिर आपका क्रिटेशिया या हेरिंग पाए जाएंगे,
वो सारे जानवर, वो सारे पादप उसी प्रकार के कहां पाए जाएंगे, इस क्षेत्र में भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों छोर में सेम पाया जा रहा है, तो सबसे स्थायी और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा आपका, समुद्र है। ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी, देखिए स्थायी पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं। जैसे हमने बोला वन, अगर बाय चांस जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन होने से कोई जंगल या वन में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, घास के मैदान को नुकसान होगा, लेकिन आपका समुद्र में फर्क पड़ेगा, लेकिन हल्का फर्क और कम फर्क पड़ेगा, एकदम से फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, बारिश अधिक होना, कम होना, जंगल वगैरह में, मरुस्थल में, घास के मैदान जो इकोसिस्टम है, इनमें ज्यादा फर्क पड़ेगा, समुद्र में उसका कम फर्क पड़ेगा। तो ये भी एक रीजन है कि हम समुद्र को सबसे बड़ा और सबसे स्थायी इकोसिस्टम मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसकी फूड चेन की। देखिए मैंने आपको बताया था खाद्य श्रृंखला लास्ट वीडियो में। खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से बनी है, उत्पादक के बाद प्राथमिक उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, उत्पादक को खाकर कौन जिंदा रहता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर कौन जिंदा रहता है, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता को कौन खाता है, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और होती है प्रीडेटर्स। ठीक है, प्रीडेटर्स क्या होते हैं, प्रीडेटर्स मतलब वे जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं, वे जानवर जो दूसरे जानवर का शिकार करके स्वयं का भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रीडेटर्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात करती है उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। उसके बाद अपघटन करता। ठीक है, जैसे टिड्डे ने घास को खाया, मेढक ने टिड्डे को खाया, और चील ने या सांप ने किसको खाया, मेढक को खा लिया, बाज ने या चील ने आपका सांप को खा लिया, और जब बाज और चील ये सब मर गए तो किसमें मिल गए, मिट्टी में मिल गए। अपघटन करता यानी कि जो आपका कवक और बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जीवाणु, इन्होंने उनका भक्षण करा, उनको खत्म करके किसमें मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। तो ये क्या आपका एक फूड चेन है। आगे के भी एक छोटा वीडियो और लाऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें हम थोड़ा अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र के अलग अलग खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, वहां पर हम थोड़ा अंतर देखेंगे। तो समझ गए फूड चेन क्या है। अब देखिए एक चीज यहां पर आती है, जितना भी किसी इकोसिस्टम में फूड चेन में विविधता देखने को मिलेगी, उतना ही वो इकोसिस्टम मजबूत होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में जितनी विविधता होगी, जितनी भी विविधता देखने को मिलेगी, उतना ज्यादा इकोसिस्टम क्या होगा, आपका मजबूत होगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक जंगल है, जंगल में आपका क्या है, मान लीजिए शेर है, शेर के शिकार के लिए एक ही प्रकार का जानवर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या आपका खाद्य श्रृंखला में विविधता नहीं है। मान लीजिए शेर है, शेर के लिए एक ही प्रकार का जानवर है पूरे जंगल में शेर के शिकार करने के लिए, तो ये खाद्य श्रृंखला में विविधता नहीं है। उसी जंगल में शेर के शिकार करने के लिए, शेर को अपने भोजन बनाने के लिए अनेक प्रकार के शाकाहारी जानवर देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, खाद्य श्रृंखला में विविधता माना जाएगा। ये खाद्य श्रृंखला में विविधता होती है। ठीक है, और जितनी ज्यादा खाद्य श्रृंखला में विविधता होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका इकोसिस्टम ज्यादा मजबूत होगा। अब बात करते हैं हम पोषण स्तर की, किसको कितना पोषण मिलता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, वो ग्राफ से अगर हम समझे इसको, मैंने आपको बताया था पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक, इनको खाया किसने, प्राथमिक उत्पादक ने, यानी कि शाकाहारी जो पेड़ पौधे खाते हैं। और इसके ऊपर क्या है, मांसाहारी। लास्ट क्लास में बता चुका हूं आपको चीज इसके बारे में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और एक होते हैं आपके क्या, सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब सर्वभक्षण करने वाले, जो शाकाहारी को भी खा लेते हैं और मांसाहारी चीजें भी खाते हैं और शाकाहारी चीजें भी खाते हैं, जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों का मिला जुला रूप, जैसे हम मनुष्य। ठीक है, हमें जो मिलता है हम सब खा लेते हैं। तो देखिए यहां पर पोषण स्तर की बात हुई, तो जो शाकाहारी जीव थे, प्राथमिक उपभोक्ता थे, उनको पेड़ पौधों से पोषण मिला, और इन मांसाहारी जीवों को इन शाकाहारी जीवों से क्या मिला, पोषण मिला। लेकिन ये जो सर्वाहारी था, ये सर्वाहारी मांसाहारी भी था और शाकाहारी भी था। ठीक है ना, ये पेड़ पौधे भी खाता है और शाकाहारी जानवरों को भी खाता है। तो देखिए सबसे अधिक पोषण किसको मिलेगा,
सर्वाहारी को। तो हमेशा याद रखिएगा जो खाद्य श्रृंखला होती है, इकोसिस्टम होती है, उसमें पोषण का स्तर सबसे अधिक किसमें होता है? आपका सर्वाहारी में सबसे अधिक आपको पोषण का स्तर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब एक छोटी सी चीज हम देखते हैं यहां पर क्या समुद्र के अंदर जो आपका क्या है एक खाद्य श्रृंखला बनती है। साधारण समुद्र के अंदर जो खाद्य श्रृंखला बनती है वो किस प्रकार की होती है? देखिए सबसे पहले आते हैं डाइटम। डाइटम मतलब स्वपोषी, जैसे हमने यहां उत्पादक देखे थे वही डाइटम किसे कहा जाता है? स्वपोषी को। ठीक है, जो खुद का, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो स्वयं का भोजन स्वयं तैयार करते हैं, खुद का भोजन, वो स्वपोषी होते हैं, खुद को पालने वाले। उसके बाद आता है आपका क्रस्टेशियाई। ठीक है, क्रस्टेशियाई मतलब आपका यहां पर क्या है? ये है आपका शाकाहारी उपभोक्ता। ठीक है, क्रस्टेशियाई मतलब समुद्र के, साधारण समुद्र के अंदर क्रस्टेशियाई मतलब शाकाहारी उपभोक्ता। और फिर आते हैं आपका हेरिंग। हेरिंग मतलब क्या होता है? आपका मांसाहारी उपभोक्ता। ठीक है, डाइटम स्वपोषी पेड़ पौधे समथिंग, और इनको खाया किसने? क्रस्टेशियाई यानी कि शाकाहारी उपभोक्ता ने, और इनको खाया किसने? आपका हेरिंग यानी कि मांसाहारी उपभोक्ता ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए एक चीज और हम देखते हैं इसमें, यहां पर जो इकोसिस्टम है इसका विनाश या फिर इसकी समस्याएं क्या हैं, ये किस प्रकार से बिगड़ता है? तो आजकल जो प्रदूषण है, प्रदूषण का अधिक से अधिक बढ़ना, वनों का विनाश हो जाना, जलवायु परिवर्तन होना, ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ना। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हैं? इस इकोसिस्टम के असंतुलन के, अनबैलेंस होने के कारण हैं, जिस कारण क्या होगा? कोई इकोसिस्टम समाप्त हो सकता है, उसके अंदर जो फूड चेन है वो गड़बड़ हो सकती है। और ये किसके रीजन है? समस्याएं क्या है? प्रदूषण, वनों का विनाश, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, आपका ग्रीन हाउस प्रभाव और फूड चेन का बिगड़ जाना। ये सारी की सारी क्या है? आपका इकोसिस्टम के लिए कुछ आपकी समस्याएं हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा आज हमारा इकोसिस्टम और इकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पर्यावरण की आपको पढ़ेंगे, जैव विविधता और खाद्य श्रृंखला के बारे में भी देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहें, और सरकार द्वारा किए गए लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करिए। जब जरूरत से ज्यादा आपका क्या हो, बहुत ज्यादा जरूरी कुछ काम हो, तभी ज्यादा घर से बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, घर में रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और समाज को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।